नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेषर जी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट की हम वैकेंसी के बारे में बात कर रहे थे। हम बात करेंगे आज नागार्जुना के बारे में, और नागार्जुन के बारे में हम बात करेंगे। इनके सबसे पहले हम जानेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट, और इन्हीं फैक्ट को पढ़ने के बाद हम इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि आगामी एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए बहुत उपयोगी है। तो आखिरी तक आप बने रहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ डिटेल की। तो नागार्जुन का पूरा नाम जो था वैद्यनाथ मिश्र था, और इनके कुछ उपनाम है जो कि याद रखना आपको। नागार्जुन यात्री, ये जो यात्री है, यात्री के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 1911 में सतलका गांव दरभंगा, जो कि बिहार में है, और इनकी मृत्यु मतलब निधन हुआ था 1998 में। इनकी प्रसिद्धि की बात करें तो ये एक जनवादी और प्रगतिशील कवि के रूप में जाने जाते हैं। और इनकी विशेष पहचान क्या रही है, तो सर्वहारा मतलब किसान मजदूर वर्ग के प्रतिनिधि कवि ये रहे हैं। मतलब ऐसी कविताएं इन्होंने लिखी है या ऐसे पद्य इन्होंने लिखी है जहां से किसान और मजदूर का जो है वर्ग का प्रतिनिधित्व होता दिखाई दे रहा है। इनकी शिक्षा की बात करें तो बनारस और कोलकाता से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और प्रमुख भाषा इनकी रही है हिंदी और मैथिली। मैथिली में ही उपनाम इनका क्या पड़ा है, यात्री पड़ा है। स्वभाव से ये मस्तमोला फक्कड़, क्योंकि नागा बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध थे। नागार्जुन को नागा बाबा के नाम से भी जानते थे। विचारधारा की बात करें तो ये साम्यवादी या मार्क्सवादी विचारधारा से काफी प्रभावित हुए थे। और इनके काव्य की विशेषता क्या है, तो ये यथार्थवाद, जनजीवन, व्यंग, राष्ट्रीय भावना और प्रकृति एवं का प्रेम चित्रण भी इन्होंने अपनी कविताओं में दर्शाया। ठीक है, तो ये फैक्ट के बाद में हम एमसीक्यू लगाएंगे। अभी आपको फैक्ट पढ़ना है। और प्रमुख काव्य में इनकी हम बात करें तो प्रमुख कृतियां क्या है इनकी, तो युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली तालाब की मछलियां। तो ये इनकी क्या है, कृतियां हो गई। अच्छा, इसके अलावा हम इनके कुछ उपन्यास की अगर बात करें तो बलचनमा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे और नई पोज, ये इनके क्या है, प्रमुख उपन्यास। देखिए ये आपको इम्पोर्टेंट रूप से आपको क्या है, याद रखना है। क्योंकि यहाँ पे जो काव्य खंड है, यहाँ से सीधा सीधा कवियों से क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इनके जो पद दिए हैं या इनकी जो कविताएं दी है, वहां से बहुत ही कम क्वेश्चन बनने के चांस है, लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं वहां से सभी के सभी क्वेश्चन बनेंगे। प्रसिद्ध खंड काव्य क्या है इसमें, भस्मांकुर। देखिए यहाँ पे आपको घुमाने के लिए भस्मासुर भी लिखा मिलेगा, लेकिन आपको याद रखना क्या है, भस्मांकुर। प्रमुख पुरस्कार की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार और राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा सकता है। इसके अलावा हिंदी अकादमी शिखर सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। भाषा शैली की बात करें तो सरल सहज बोलचाल की भाषा है। उर्दू, अंग्रेजी और आंचलिक शब्द सभी का इन्होंने क्या है, प्रयोग किया है। अगर वन लाइनर अगर हम बात करें तो नागार्जुन हिंदी का प्रसिद्धि के जनवादी कवि है, जिनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र, और वे मैथिली में यात्री के नाम से रचनाएं करते थे। इनकी जो हमको सिलेबस में दिया हुआ है, ये इस कविता के बारे में दिया है, और कविता का नाम क्या है, यह है दंतुरिन मुस्कान। यहाँ दो जो है आपको कविताएं देखने को मिलेंगी। कितनी कविताएं, दो। पहली कविता में यह दंतुरिन मुस्कान, और इसके आगे हम फसल के बारे में बात करेंगे, और इनमें इन्होंने क्या क्या बताया ये हम सिर्फ में देखेंगे। चलिए, कविता में नागार्जुन ने शिशु के मनोहारी, निष्कपट और दंतुरिन मुस्कान के माध्यम से वात्सल्य, प्रेम तथा बाल सौंदर्य का चित्रण किया है। शिशु की मुस्कान इतनी आकर्षक है कि वह कठोर हृदय को भी पिघला देती है। बच्चे की बांकी निगाह और मुस्कान उसकी मोहकता को और बढ़ा देती है। नए दांतों से सजी शिशु की मुस्कान में अद्भुत सौंदर्य झलकता है, और शिशु की मुस्कान माँ की ममता और पिता के स्नेह को जागृत कर देती है। धूल दूसरी शरीर होने पर भी बच्चा पिता को झोपड़ी में खिले कमल के समान प्रतीत होता है। शिशु का स्नेहपूर्ण स्पर्श फूलों की जैसी कोमलता और सरसता प्रदान करता है। पिता के दूर रहने के कारण शिशु उसे पहचान नहीं पाता, और जब तक माँ परिचय नहीं कराती। शिशु की मुस्कान और चितवन कवि को आत्मविभोर कर देता है। कविता में वात्सल रस का अत्यंत सुंदर और मानविक चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए कविता क्या है, ये कविता है, और ये कविता के हम क्या देखेंगे, आज के डिटेल भी देखेंगे। इसका दांतम सारांश भी क्या है यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, हम क्या देखेंगे, इनका सारांश भी देखेंगे। अच्छा, यही जो कविता है, इन्हीं कविता से आपके क्या बनने वाले हैं, अभी एमसीक्यू बनने वाले हैं। तो इन कविताओं को आप ध्यान से पढ़ेंगे। तुम्हारी यह दंतुरिन मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान।
धूल धूसिर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब में मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलसाब। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया हो कठिन पाषाण। छू गया तुमसे भी झरने लगे, शेर फलीका के फूल, बांस था की बबूल। मतलब पद्मांत में नागार्जुन जो है सीतू की मनमोहक मुस्कान और उसके निष्कपट सौंदर्य का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि बच्चे की दंतुरिन मुस्कान मृत व्यक्ति में भी प्राण फूंक सकती है। धूल से सना हुआ बच्चा कवि को झोपड़ी में खिले कमल के समान सुंदर लगता है और उसके स्पर्श से कठोर हृदय भी पिघल जाता है और वातावरण में आनंद एवं कोमलता भर जाती है। शिशु की मुस्कान और स्पर्श अद्भुत शक्ति का सुंदर चित्रण यहाँ पर देखा गया है। ये आपकी पहली कविता हुई, पहला पद हुआ। अगला पद, तुम मुझे नहीं पहचान, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहो अनिमेष, थक गए हो आंख लू में फेर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली आर पार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना देख सकता, मैं ना जान पाता, मैं ना पाता जान तुम्हारी है दंतुरी मुस्कान। ठीक है, तो कुल मिलाकर एक जो है वात्सल रूप का यहाँ पर क्या किया है, वर्णन किया गया है। इसे आप और देख लीजिएगा। अगली कविता है, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर में अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और मैं होती जबकि आंखें चार, जब तुम्हारी दंतुरिन मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कुल मिलाकर यहाँ पर शिशु और माँ के बीच का जो है प्रेम बताया गया है वात्सल्य के। चलिए आगे बात करेंगे। अगली जो कविता है इनकी फसल। ठीक है, क्योंकि जो आपके कवि थे ये कवि सीधी सी बात है, हमने आपको बताया था क्या, किसान और मजदूर। ठीक है, किसान और मजदूर इनका क्या किया है अपनी कविता में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। तो फसल कविता में क्या है, एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। मतलब कवि बताता है कि प्रकृति और समाज शक्ति किसी एक व्यक्ति या स्रोत से नहीं बनती। नदियों का जल अनेक नदियों के मिलन से समृद्ध होता है। समाज की गरिमा लाखों करोड़ों लोगों के श्रम और स्पर्श से निर्मित होती है तथा धरती की उर्वरता हजारों खेतों की मिट्टी के गुणों से बढ़ती है। कवि सामूहिकता, एकता और जनशक्ति के महत्व को रेखांकित करता है तथा बताता है कि महान उपलब्धियां अनेक लोगों के सहयोग और योगदान से ही संभव हो पाती है। अगला पद है कि फसल क्या है, और तो कुछ नहीं वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। मतलब इस काव्यांश में कवि बताता है कि फसल केवल खेत में उगा हुआ अन्न नहीं, यह प्रकृति और मानव श्रम के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। फसल में नदियों के जल, किसानों के परिश्रम, मिट्टी की उर्वरता और सूर्य की किरणों की और हवा के सहयोग का योगदान होता है। कवि फसल को प्रकृति तथा मानव श्रम के अद्भुत समन्वय का प्रतीक बनाता है। तो ये आपने देखा अभी तक के लिए सारे के सारे कविता और उनकी डिटेलिंग फैक्ट। ठीक है, तो इन कविता और फैक्ट को अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा, आप इसे और रिज्यूम कर करके आप पढ़ सकते हैं, इसे देख सकते हैं। और इसके बाद अगर आप ये एमसीक्यू अगर आप लगाते हो तो ये समझ लीजिए कि यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम आज के क्वेश्चन की। सबसे पहली बात है कि जन कवि नागार्जुन का जन्म किस राज्य में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको मैंने सबसे शुरू में बताया था कि जो दरभंगा बिहार है, दरभंगा बिहार, यहाँ पर आपके कवि नागार्जुन का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आपको ये क्या रखना है, याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, तो नागार्जुन का वास्तविक नाम हमने आपको बताया था वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र के नाम से इनको क्या है, जाना जाते थे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्हें और क्या कहते थे, यात्री भी कहते थे। यात्री किस भाषा में कहते थे, मैथिली भाषा में। मैथिली भाषा में इनको क्या कहा गया है, यात्री के रूप से जाना गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें कि महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्यों में किसका नाम आता है। ठीक है, तो नागार्जुन का नाम आता है।
प्रसिद्ध जो इनके शिष्य थे उनमें एक कौन थे, नागार्जुन भी प्रसिद्ध शिष्यों में शामिल थे। और इन्हीं के साथ अगर बात करें तो यहाँ पर इनको नागा बाबा के नाम से जानते, आपको बताया था हमने, नागा बाबा के नाम से भी इनको जाना जाता है। आगे बात, नागार्जुन का जन्म वर्ष क्या है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था इनका जन्म कब हुआ था, तो 1998 में। कब हुआ था, सॉरी 1998 में इनका निधन हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, 1911। 1911 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। यही बात करें हम इनकी मृत्यु की, तो मृत्यु कब हुई थी, 1998 में इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, इसी के साथ में अगर बात करें कि इन्हीं बीच में स्वतंत्रता की लड़ाई इन्होंने कब लड़ी थी, तो 1938 में। 1938 में इन्होंने क्या लड़ी थी, स्वतंत्रता की क्या लड़ी थी भैया, लड़ाई लड़ी थी, स्वतंत्रता की लड़ाई। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन का प्रसिद्ध खंड काव्य कौन सा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था एक खंड काव्य जिसका नाम दिया था मैंने भस्मांकुर। मैंने कहा था आपको घुमाने के लिए भस्मासुर भी लिखा मिल सकता है, लेकिन यह नहीं है, क्या है, भस्मांकुर। यह एक प्रसिद्ध खंड काव्य इनका रहा है। अगला है, कविता में कवि ने बांस और बबुल की संज्ञा किसे दी है, ठीक है। तो कवि जब बता रहा है बांस और बबुल के बारे में, तो वह जो संज्ञा है इन्होंने अपने स्वयं को दिया है, ठीक है। किसी और को न देते हुए स्वयं को अपने बबूल और बांस की संज्ञा दी है। आगे है, फसल कविता मुख्य रूप से किस वर्ग को प्रेरित करती है, ठीक है, फसल कविता। तो फसल कविता जो है मैंने आपको बताया था कि ये जो कवि है, ये कवि मजदूर वर्ग और किसान वर्ग का ही प्रतिनिधित्व किया है। और फसल किससे रिलेटेड है भाई, किसान से ही रिलेटेड है। तो किस वर्ग को प्रेरित किया है, किसान वर्ग को प्रेरित किया। अगला प्रश्न है, यह दंतुरिन मुस्कान कविता में कवि को एकटक कौन निहार रहा है, ठीक है। तो बिना पलक झपकाए या बिल्कुल हम कह सकते एकटक कौन झांक रहा है भैया, तो यहाँ झांक रहा है आपका शिशु, क्योंकि इन्होंने बात किया था शिशु की मुस्कान का ही यहाँ पर क्या है, वर्णन मिला है। आगे, परस तथा फूल किस श्रेणी के है, ठीक है। परस तथा, तो परस व फूल ये दोनों के दोनों आपको तद्भव शब्द मिलेंगे। कैसे शब्द है, तद्भव शब्द है। आगे है, नागार्जुन की भाषा कौन सी थी, ठीक है। तो नागार्जुन में हमने आपको बताया था मैथिली भाषा। कौन सी भाषा, मैथिली। क्योंकि मैथिली में इनको क्या कहा गया, यात्री कहा गया, मैथिली भाषा में ही यात्री कहा गया। अच्छा, यहीं पर एक शब्द और आता है जलजात शब्द। कौन सा शब्द, जलजात। ये जलजात शब्द किसके लिए यूज किया गया है, तो ये किया गया है कमल के फूल के लिए। किसके लिए यूज किया गया है, कमल के फूल के लिए यूज किया गया है इस कविता में, ये याद आपको रखना है। यह दंतुरिन कविता में कौन सा रस प्रमुख है, ठीक है। तो माँ और बच्चे का जो है स्नेह यहाँ पर देखने को मिला, और इसी के अंतर्गत हम पढ़ते क्या, वात्सल्य रस। तो यहाँ मुख्य रूप से कौन सा रस देखने को मिल जाएगा आपको, वात्सल्य रस यहाँ पर देखेंगे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, छविमान शब्द का सही अर्थ क्या है। छविमान मतलब जिसकी छवि अच्छी हो, और उसको क्या कहेंगे, सुंदर कहेंगे। उसे क्या कहा जाता है, सुंदर। छविमान जो आपकी कविता में शब्द आया उसका अर्थ क्या है, सुंदर उसका अर्थ है। आगे, आधुनिक कबीर के नाम से किस कवि को जाना जाते हैं, ठीक है। आधुनिक कवि नाम से इसी नागार्जुन, जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं, नागार्जुन को ही आधुनिक कवि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनिमेष शब्द का अर्थ क्या है। अनिमेष शब्द का अर्थ है एकटक देखते रहना, ठीक है। यहाँ पर शिशु और माँ के वात्सल्य में बताया है कि शिशु क्या है, माँ को एकटक देखते रह रहा है, जिसका है अनिमेष का, जिसका मतलब ये निकाला गया है, ठीक है। चलिए, आज की ये क्लास में इतना थी। अगली क्लास में हम आपको, हमने हिंदी काव्य का जो पद्य खंड था, कौन सा खंड था, पद्य खंड। इस पद्य खंड की हमने सारी चर्चा कर ली है। अब हम नेक्स्ट क्लास से गद्य खंड के बारे में चर्चा करेंगे। किस खंड के बारे में, गद्य।
और गद्य खंड के बारे में ये हमारी अगली क्लास रहेंगी, जिसमें हम जानेंगे स्वयं प्रकाश जी के बारे में। किसके बारे में? स्वयं प्रकाश। ठीक है, ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू अब होने वाली है, और स्वयं प्रकाश के बारे में जानने के बाद में हम हिंदी व्याकरण की चर्चा करेंगे। इनके बाद में गद्य खंड से और भी जो कवि है इन सभी की चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगामी जो 24 जून है, इस 24 जून का हमारा टारगेट है कि हम आपको अधिक से अधिक सिलेबस कंप्लीट कराएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।